कि कैसे कैसे प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक राजनीति में बदलाव आए, कैसे कैसे अर्थव्यवस्था बनी, कैसे कैसे उसमें और सुधार आए, कैसे कब किस समय में कृषि ने अपनी भूमिका निभाई और किस समय में व्यापार ने अपनी भूमिका निभाई। ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। अर्बनाइजेशन आया, जब ट्रेड ज़्यादा होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि कैसे कैसे चेंजेस हुए, इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, कैसे इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ चला गया। इकोनॉमी के साथ साथ हम सोशल चेंज को देखते हैं कि कैसे कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोशल स्ट्रक्चर बना, सामाजिक संरचना बनी, है ना, और सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आए। आपने कई बार एक टर्म सुनी होगी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार। देखिए जरा ध्यान दीजिए शब्द पर, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो इस शब्द पे करिए, सुधार पे, रिफॉर्म। अब ये शब्द अपने आप में ये कहने का पोटेंशियल रखता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों जगह पे कुछ कमियां रही होंगी, कुछ इविल प्रैक्टिसेस आ गई होंगी, है ना, समाज में कुछ ऐसी बुराइयां आ गई होंगी कि उनको सुधारने की जरूरत पड़ी। इसलिए समय समय पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और उनमें हिस्सा किसने लिया? लोगों ने लिया। कभी भी पीड़ित व्यक्ति आगे आके नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि सुधार करो। जो शिक्षित हुआ, जिसके पास शक्ति भी रही, सामर्थ्य भी रहा, उन्होंने अपने साथ उन लोगों को भी मिलाया जो परेशान थे, और फिर वो आ गए। नेतृत्व के लिए हमेशा सामर्थ्य की भी जरूरत पड़ती है, शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, जितने समाज सुधारक या धर्म सुधारक रहे हैं, उनका बैकग्राउंड उठा के देख लेना, ठीक है। कुछ उसमें ऐसे भी उसमें कुछ रहे हैं समाज सुधारक भी, धर्म सुधारक भी, जो कहीं ना कहीं परेशान भी थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी। वो परेशान थे, पीड़ित थे, उन्होंने देखा कि हमारे वर्ग में क्या क्या कमियां हैं, इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे सबको समानता का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने भी अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या किया था? शिक्षा, एजुकेशन तक अपनी पहुंच बनाई। शिक्षा से पहले अपना सामर्थ्य बढ़ाया, अपनी शक्ति बढ़ाई, फिर उन्होंने समाज को सुधारने की बात कही, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपने वर्ड देखे होंगे। तो ये सारा वो किस में होगा? चेंज। हम देखेंगे कि कब कब समाज में चेंज आए, कब कैसे कैसे बुराइयां आई, कैसे कैसे उनको खत्म करने के लिए सुधारवादी आंदोलन आए, ठीक है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चेंजेस, द स्टडी ऑफ चेंजेस, राइट। पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, एंड इवन एनवायरमेंटल चेंज। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, ऑल, ठीक है। जब कमी हुई, थोड़े दिन बाद जब जागृति हुई, समझ में आया गलत हो रहा है, तो सुधारवादी आंदोलन है, समझ गए। तो अब क्योंकि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्रिपरेशन की है, और कुछ हमने अपनी एक अप्रोच, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस हिसाब से हम अपने जो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, वन बाय वन वो आप तक डिलीवर होंगे। देखिए, सिलेबस सिर्फ ख़त्म कर देना तक काफ़ी नहीं होता। पहली बात तो ये कहना ही बड़ा मुश्किल होता है कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और सिलेबस ख़त्म कराना सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर हमने लेक्चर दे दिए, इट्स ऑल, अब ये आपकी टेंशन, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। सिलेबस ख़त्म कराना मतलब जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि ये टॉपिक पीटी में हो या मेंस में हो, मैं दोनों में परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो चुका हूँ। ये
चेंज आना चाहिए आपके अंदर भी। और ये हर सब्जेक्ट में इसी तरीके की प्रोसेस होगी, यही अप्रोच होगी, यही स्ट्रेटजी होगी। सो हमने क्या किया है, हमने 2 प्लान बनाए हैं, ठीक है। एक लेक्चर प्लान जो बनता है हमेशा से, लेक्चर प्लान टीचर्स के लिए बनता है, वो तो बना ही है। जो अलग जो किया है वो ये है कि स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हमने सेल्फ स्टडी प्लान बनाया, हम खुद देंगे सेल्फ स्टडी प्लान। और जो सेल्फ स्टडी प्लान होगा वो हमारे लेक्चर प्लान के साथ साथ चलेगा। मतलब ये नहीं है कि हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको जाके रिवीजन करना है या नहीं करना है, वो चॉइस नहीं है अब आपकी। अब हमारे लेक्चर के साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी प्लान भी कंप्लीट होगा, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। और जब सेल्फ स्टडी प्लान आपका होगा तो ट्रस्ट मी, अभी जब मैं जो बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की हैं सेल्फ स्टडी प्लान के लिए आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बार रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत अच्छे से बना हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सबको ये बुक्स भी मिलेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी तो क्लास में ही नोट्स बनेंगे, क्लास के नोट्स होंगे। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो मैं अपने नोट्स क्लास में डिक्टेट करूँगी, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। जो भी समझाना होगा, लेक्चर डिलीवर करना होगा, बायलिंगुअल होगा, नोट्स भी आपके क्लास में प्रिपेयर होंगे, बायलिंगुअल नोट्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो एक हो गया लेक्चर, उसके अकॉर्डिंग हो गए आपके क्लास नोट्स, ठीक है। और कुछ चीज़ें यूपीएससी के लिए मस्ट बोली जाती हैं कि ये तो पढ़ना ही है ना। अब हम जो क्लास नोट्स बनवाएंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही इसी हिसाब से किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट इज एनसीईआरटी बुक्स, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स आपका बेस बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। क्योंकि जब तक टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता होंगी, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से ये नहीं कह सकते कि हाँ पीटी और मेंस में कर लूँगा, क्योंकि सीधे रेफरेंस मटेरियल पे आना वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूपीएससी ये समझ लो कि कई बार डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पुट कर लेती है, तो एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आपका गुरुकुल बैच का लेक्चर प्लान है, या सॉरी सेल्फ स्टडी प्लान है, और डेज इसमें है अराउंड 75 डेज का सेल्फ स्टडी प्लान फॉर कंप्लीट हिस्ट्री, आई एम सेइंग कंप्लीट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, complete history and art and culture. Complete history means 4 sections: ancient, medieval, modern Indian history and modern world, और फिर आर्ट एंड कल्चर। ये तो टोटल कितने सेक्शंस हैं? 5। बट ये जो है ये क्योंकि इन सब के कहीं ना कहीं इनके साथ में चलेगा तो काफ़ी कुछ आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर प्लान होगा, जो क्लासेस होंगी, वो भी इसी सीक्वेंस में चलेंगी, सही इसी सीक्वेंस में चलेंगी। ये नहीं होगा कि हम पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा दी फिर बाद में एंशिएंट, नहीं, सीक्वेंस हम यही फॉलो करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कंबाइंड स्टडी करेंगे इनकी, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनकी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वर्ल्ड के जो इंसिडेंट्स थे उनका इंडियन पॉलिटी पर, इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था, वो सब, ठीक है। और उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर इसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा लेक्चर वाइज चलेगा। उसके साथ साथ जैसे ही फर्स्ट डे से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही आपकी 75 डेज की
ये सेल्फ स्टडी की प्लानिंग होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने बना दी है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आप देखिए। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हो चुके हैं। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ कि दोनों में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको मतलब प्रिपेयर कर लिया गया, 75 डेज की है। इसमें जो पहला कॉलम है दैट इज अबाउट एनसीईआरटी बुक्स। इट्स अ स्ट्रेटेजी, सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है, डिजाइंड है। हम जो लेक्चर देंगे, ठीक है, वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस अलग होंगी, एडवांस लेवल की क्लासेस अलग होंगी। और आपकी सेल्फ स्टडी में भी क्या करना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और इंस्टीट्यूट के मटेरियल तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब तीनों का अब एकदम से ऐसे बर्डन नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आईवीसी का टॉपिक है तो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया, फिर क्लास के नोट्स पढ़ लिए, फिर बुक पढ़ ली। कभी कभी आपको लगेगा ये तो ओवर बर्डन हो रहा है, वो नहीं किया हमने क्या किया, पहला जो प्लान बनाया उसी हिसाब से बनाया है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी में आप लोग क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी, ठीक है। डे 1 से जो क्लास में जो नोट्स बनवाए जाएंगे वो क्लास नोट्स तो आपको हर रोज रिवाइज करना ही करना है। सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज को हमने इंक्लूड किया है वो भी बता दूं। हमने ओल्ड एनसीईआरटी को इसमें रखा है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत। 10 दिन आपको प्राचीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी करनी है। साथ साथ में समझिए, साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस भी चल रही हैं, क्लास में एडवांस लेवल की क्लासेस भी चल रही हैं टॉपिक वाइज। ये सेल्फ स्टडी में आपको 10 दिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, ओल्ड। उसके बाद 11th डे से आप ओल्ड एनसीईआरटी मिडावल एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। मिडावल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और 10 डेज आपकी मिडावल इंडियन हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से आपको 10 डेज मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। उसके बाद एक दिन आपको अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए दिया गया है कि अगर कुछ बैकलॉग बचा है, कोई टॉपिक बच गया है आपका, तो एक दिन रिजर्व डे रखा हुआ है। वो रिजर्व डे आपके पीछे कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूट गया था, कोई चैप्टर रह गया था या कुछ कमी रह गई जो आप चाह रहे हो कि मैं अब नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने से पहले एक बार उसे रिवाइज कर लूँ, मतलब 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है? एंशिएंट और मिडावल एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद 22 डे से आप पढ़ोगे मॉडर्न। उसमें भी चैप्टर वाइज, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो डेज डिसाइड किए हुए हैं ये एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज डिसाइड किए हुए हैं, हमने टॉपिक वाइज नहीं है, ये एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 8-9 दिन मिलेंगे, ठीक है। फिर एक दिन फिर रिजर्व कर दिया। अब इतने में 30th डे मीन्स 29 डेज में या 30 दिनों के अंदर अंदर 2 दिन आपके रिजर्व रख दिए गए हैं और 28 दिन में आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाई करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। 2 दिन रिजर्व हैं। उसके बाद ये 30 दिन का काम हुआ। उसके बाद आपके तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां शिफ्ट होगे तमिलनाडु बोर्ड पे, इसका मतलब क्या? अब टॉपिक रिवाइज होंगे, रिपीटेशन होगा। अब एनसीईआरटी से जो आपने पढ़ा था, अब तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स से जब आप पढ़ोगे तो वही टॉपिक्स वापस आएंगे, लेकिन अप्रोच अलग होगी, डिफरेंट अप्रोच होगी। यहां से वापस से पढ़ाई शुरू आपकी। कक्षा 11वीं 11th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी पहले आपको, ठीक है। सो यहाँ 31वें दिन से लेके 40 दिन मतलब 10 डेज फॉर 11th क्लास तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है। फिर 41 नंबर यहाँ से स्टार्ट करके, हाँ 41 डेज से 45 तक यहाँ आपकी 12th क्लास तमिलनाडु बोर्ड, ये आपको पढ़ना है। और 46th नंबर डे
इज रिजर्व्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ बैकलॉग, और कोई रिविजन करना हो खुद से, थोड़ा सा एक दिन ब्रेक लेना हो, रिजर्व रख दिया, एक दिन हमने यहाँ पे रिजर्व कर दिया। उसके बाद 47th डे से स्टार्ट होगा आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है, इंस्टीट्यूट की बुक 47th डे से, क्लियर। अब 47th डे से जब इंस्टीट्यूट की बुक स्टार्ट होगी, तब तक मुझे ये बताइए कि एक बार आप ये चीज़ें क्लास में, ध्यान से समझना, एक बार आप ये चीज़ क्लास में एनसीईआरटी की जो क्लासेस होंगी वहाँ पे आपका कवर हुआ चैप्टर वाइज। फिर एडवांस में, एडवांस की जो क्लासेस होंगी वहाँ टॉपिक वाइज जो यूपीएससी का सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी, यहाँ पे हुआ। उसके बाद एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ओल्ड एनसीईआरटी, फिर एक बार तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 47th डे से आप इंस्टीट्यूट की बुक्स पढ़ेंगे, और इसी बुक में सारा है, मतलब बहुत कुछ इसी बुक में है, ये समझ लीजिए। ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे आपको, बस ये किताब है, ठीक है। उसके बाद 47th से स्टार्ट करके 59th डे तक आपको स्टडी करनी है, 60th डे इज रिजर्व्ड। हाँ, अभी मतलब अभी यही चलेगा, ठीक है। 59th डे तक आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी है, 60th डे इज रिजर्व्ड। आप चाहो उससे बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, एक दिन ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वापस से पढ़ाई, 5 दिन फिर पढ़ाई, फिर एक दिन रिजर्व रख दिया, क्योंकि ये 5 दिन में हमने मेडावल कंप्लीट करना है इस इनसे, ठीक है। उसके बाद 66th नंबर डे इज रिजर्व्ड। फिर 67th डे से वापस से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जो यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन हुआ था वहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 67th डे से सेल्फ स्टडी में 74th डे तक आप ये कंप्लीट करोगे अपने इन बुक से, एंड 75th डे अगेन इज रिजर्व्ड डे टू कंप्लीट द बैकलॉग, क्लियर। दैट्स नॉट ऑल, यहाँ सब कुछ खत्म थोड़ी होता है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडी, ये हो गया हमारे लेक्चर प्लान। अब इसके साथ क्या होगा, डेली आपका ओटीपी की टेस्ट आता है, वो तो आता ही है, वो उसका कुछ करना नहीं है, वो करना ही है आपको। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स क्लास में होंगे एनसीईआरटी या फिर एडवांस, उनसे रिलेटेड आपकी डेली कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज पीटी के, ओटीपी के अलावा हर दिन क्लास के बाद हर दिन 10 से 15 क्वेश्चंस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज, जो यहाँ पे लेक्चर वाइज जाएंगे। ये जो आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जाएंगे, ये कैसे होंगे, लेक्चर वाइज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा आपका, या यूनिट वाइज टेस्ट होगा, कि एक वीक में अगर हमें लगे कि 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो देयर विल बी अ टेस्ट एवरी वीक। वीकेंड में एक टेस्ट होगा आपका, अराउंड 50 क्वेश्चंस मिनिमम बता रही हूँ पीटी के। और क्योंकि ये जो शुरुआत का जो पोर्शन है एंशिएंट और मेडावल, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री से रिलेट करके आते हैं। तो यहाँ तक आते आते हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी पीटी ओरिएंटेड प्रैक्टिस होगी। डेली बेसिस पे आपको मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे अदर देन ओटीपी। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा आपका मिनिमम 50 क्वेश्चंस, ठीक है, इधर ऑन सैटरडे और संडे। उसके बाद जैसे ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होने के बाद आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज होगी। और प्रैक्टिस चेंज क्या होगी,
जितने भी 10 सालों में मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो सारों की लिस्ट और एनालिसिस में ऑलरेडी करा चुकी हूं। पीटी के क्वेश्चन का भी एनालिसिस करा चुकी हूं। आपको पहले ही बताया था मैंने कि कुछ दिन तक जो हमारे मेंटर्स हैं उनको थोड़ा सा फ्री रखा जाए। तो पीटी के लिए एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो भी 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज करके कि यूपीएससी अगर आईवीसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आईवीसी से भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 सालों से। अगर गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें आपको प्रोवाइड करने हैं। सो ये जो पूरा टाइम चलेगा यहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस होगी पीटी कम मेंस दोनों की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मेंस बहुत ज़रूरी है। पीटी भी ज़रूरी है, मेंस भी ज़रूरी है, दोनों की प्रैक्टिस होगी। मतलब वीकली जो टेस्ट होगा उसमें आपको मेंस के क्वेश्चन भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर? और फिर जब हम आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे तो आर्ट एंड कल्चर में भी पीटी और मेंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ोगे आप क्लास में, उसके बाद एडवांस लेवल पे आप सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ोगे, उसके बाद आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटीज कंप्लीट करोगे सेल्फ स्टडी में, उसके बाद आप तमिलनाडु बोर्ड, फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल, और प्रैक्टिस के लिए पीटी एंड मेंस का पूरा जो हमने प्रैक्टिस सेशन बनाया है वो 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके पूरे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद टारगेट हमारा ये है कि जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है ना, एक सब्जेक्ट, उसके बाद उस एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होने तक लास्ट डे जो होगा आपको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि, क्योंकि और रीजन क्या होगा इसके पीछे, क्योंकि आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर लगा चुके होंगे इन पूरे दिनों में। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे वैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के साथ में अपनी तरफ से एक दो जो मॉडल क्वेश्चंस बना के कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके के क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा लिखने के लिए, साथ में हम जो प्रैक्टिस के लिए देंगे वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका होगा। उसके बाद जैसे सेकंड सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा फिर हम क्या करेंगे, जो वीकली टेस्ट हो रहा है, जितने सब्जेक्ट कंप्लीट होते गए अब वीकली टेस्ट में उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाने लगेंगे। थर्ड सब्जेक्ट जब आपका चलेगा तो जो वीकली टेस्ट होगा उसमें बाकी के 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम कभी भी ये फील नहीं होने देंगे कि जो सब्जेक्ट 8 महीने पहले आपका पूरा हो चुका है अब उसको रिवाइज कब करें, कैसे करें, क्या करें। और एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये हमने एक प्लानिंग बनाई है कि विद इन अ ईयर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एवरी डे वो बूस्ट होता रहे। प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है कि पीटी हो मेंस हो बस क्रैक करो और फटाफट सिलेक्ट होके जाओ। ठीक है, दोबारा यहाँ मत आओ, पहली बार मतलब एक बार आ गए हो ना सिलेक्ट हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर मिठाई उठाई लेके आना। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और यूपीएससी क्लियर करने का एक ही तरीका है, रिविजन एंड प्रैक्टिस, रिविजन एंड प्रैक्टिस, रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये जितना ज़्यादा होगा तो हमने अभी मतलब पूरी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से तैयार की है कि दोनों चीज़ें आपकी उसी में आ जाएं। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू, थैंक यू। हाँ करना पड़ता है ना, बिल्कुल करना पड़ता है। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। क्लियर? क्या हुआ? वो आना चाहता है, बुला लो। करा लेंगे, उसको ट्रांसलेट करा लेंगे। उनका भी समाधान निकाल लिया। जितने एनसीईआरटी के जितने ये चैप्टर्स हैं वी आर ट्राइंग कि उनका एक जो एक होता है ना लास्ट में जिस्ट बनता है, किसी भी बुक का जिस्ट बनता है, मतलब उसके जो आप कहते हैं मैम एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं,
तो वी आर ट्राइंग कि वो जस्ट बना के हम खुद ही दे दें, कि लास्ट मोमेंट जो रिवीजन के लिए होता है कि इस बुक में, इस चैप्टर में, कोशिश हमारी है कि चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा देयर विल बी जैसे चैप्टर के बाद एक पेज होता है ना जिसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, हम खुद भी उसमें मतलब ऐड करेंगे। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ मेजर जो पॉइंट्स होंगे उनको रिवाइज करने के लिए एक जिस्ट हम बना रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पढ़ लो इफ यू हैव टाइम। हाँ तो बताइए। मेरा नाम अंकित है, मैं अभी नागलोई से आया हूँ। ये लो, इसको ऐसे प्रेस करोगे। मेरा नाम अंकित है, मैं बीए कर रहा हूँ और मैं अभी नागलोई से आया हूँ। तो मैं ओजांग सर को लगभग 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ, बट फॉलो मैं लगभग 1 साल से कर रहा हूँ। तो फॉलो करने के लिए ना पहले सर जो बोलते हैं कि 3-4 घंटे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो मैंने फॉलो किया उसको। उसके बाद फिर 2-3 महीने तक सिलेबस और प्रीवियस ईयर देखो, मैंने देखा। फिर उसके बाद कहते हैं कि एनसीईआरटी स्टार्ट करो, तो मैंने 2023 के जो स्टार्ट किया है मैंने एनसीईआरटी, तो पूरे अभी 6-7 महीने से मैं एनसीईआरटी भर रहा था। तो मुझे एक्साइटमेंट इतनी हो गई सुनील ओजांग सर से मिलने की कि मैं रोक नहीं पाया खुद को। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ, बट ओजांग सर मुझे नहीं मिल सके आज। सर कहीं चले गए थे, बिजी शेड्यूल है उनका। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में 3-4 घंटे पढ़ो। तो उस समय मैं प्रीवियस ईयर देखता था, सिलेबस देखता था। तो क्या हुआ कि 2-3 महीने फॉलो करे, उसके बाद आ गया एग्ज़ाम दे लिया बीए वाला, और उसके बाद फिर से लग गया। जब 1 जनवरी थी ना, इतना जुनून, 3-4 महीने वो 3-4 घंटे से लेके 7 घंटे तक का वो इम्प्रूव करते करते वहाँ पे आ गया था मैं 7 घंटे पे। तो इतना जुनून हो गया था कि जैसे होता है ना कि 7 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, तो वैसा वाला सीक्वेंस आ गया था मेरे अंदर। तो वो 1 जनवरी था, और जब सब नया साल मना रहे थे, मेरी मम्मी बोली कि रुक जा, आज नया साल है, खीर वीर खा के फिर चला जियो। लेकिन डेडिकेशन इतना हो जाता है ना कि जब आप 3-4 घंटे फॉलो करते हो, फिर आप रेस करते करते 7 घंटे पे पहुंचते हो ना, तो आपका इतना जुनून हो जाता है कि अब 7 घंटे पूरा नहीं हुआ ना तो नींद नहीं आएगी, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है। तो नॉर्मली मैं सर कहते हैं कि 1 दिन हफ्ते में छुट्टी रखनी चाहिए, तो मैं संडे को नहीं रखना चाहता था क्योंकि संडे को सारी चीज़ें बंद होती है, तो मैंने ट्यूसडे को रखा था। तो पिछले ट्यूसडे मैं वर्धमान सेंट्रल मॉल पहुंचा, और इस ट्यूसडे मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू। सो इसलिए मैं मिलने तो आया था लेकिन नहीं मिल सका, थोड़ा सा खेद तो है, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से सर को कुछ कह सकते हो। तो मैं उनका तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया। और अगर आप वो करते हो ना कि सीक्वेंस फॉलो करते हो, तो जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया है। और वो कहते हैं कि लोगों को फॉलो करना छोड़ देते हैं कि ये कह रहे थे ये नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो, तो वो छोड़ दिया है मैंने बस सिर्फ प्लान बनाया हुआ है 1 साल का, 1 दिन का, 1 महीने का, और ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। तो 1 दिन मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं पढ़ता। 7 घंटे पढ़ा, बढ़िया बिस्तर उठाया, चल दिया। लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ मैं। तो और उसके बाद वो है कि मतलब इस महीने के लास्ट तक मुझे एनसीईआरटी मतलब वो हिस्ट्री पॉलिटी वाला जो है वो सेक्शन ख़त्म कर लेना है, तो ख़त्म कर लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमी का है नेक्स्ट 2 मंथ, तो उस 2 मंथ में मैं ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ूँगा। उसके बाद फिर जो उसमें से सिलेबस, तब तक मैं छोड़ता नहीं सिलेबस, और प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ता, वो हम अपने डेस्क पे रखते हैं हमेशा, क्योंकि सर ने बोला हुआ है और सर को फॉलो करते तो उसे छोड़ नहीं सकते। तो सिलेबस, जब भी कहीं डाउट लगता है तो सिलेबस उठाया, प्रीवियस ईयर उठाया और देख लिया एक बार। तो लास्ट में क्या होगा कि अब लास्ट में जब 2 महीने छोड़ रखा है कि लास्ट को नवंबर दिसंबर में मैं एनसीईआरटी के सिलेबस बाय नोट्स बना लूँगा,
और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो होगा 24 हमारा, तो उसमें जो भी है स्टैंडर्ड बुक होगा वो देखूंगा मैं। अभी मैं छूता भी नहीं है स्टैंडर्ड बुक को। NCERT पढ़ूंगा 1 साल, और सर ने बोला है कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना, तो डीप में नहीं जाता। तो बस सर को इतना ही फॉलो करता हूँ, और इतना फॉलो करता हूँ कि अब वो जो कहते हैं ना वो मान लेता हूँ आराम से। और इससे क्या हुआ है कि अब ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागता, और रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागूंगा तो हो जाएगा शायद। और कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि लगता है कि मैं ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। मेरा ही सिलेक्शन। ये जो पावर है ना, ये मेंटरशिप की पावर है, ठीक है, ये मेंटरशिप की पावर है। और सीरियसली मैं कहूँगी कि सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, इट्स वेरी नाइस, तो सभी के लिए है। और इतना दूर बैठ के मतलब अभी मुझे आपके बारे में पता चला, सुन के बहुत खुशी हुई। Thank you. और आई विल से कि ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखो, विश्वास बनाना बहुत मुश्किल बात है, और हम सबके पास दिमाग है ना। किसी को कुछ दिनों के लिए फॉलो करना और किसी को लगातार सालों से फॉलो करना, दोनों में बड़ा अंतर है। और सालों तक आप जब फॉलो करने लगते हो, इसका मतलब आपका विश्वास पक्का हो चुका है, ठीक है। और विश्वास पक्का कैसे होता है? अपने एक्सपीरियंस से होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दूर बैठ के भी ये साबित कर दिया कि गुरु चाहे कितना भी दूर हो, अगर उनकी मेंटरशिप है, ठीक है, उनका गाइडेंस पूरा है, तो घर बैठकर भी सिर्फ मेंटरशिप से भी बच्चा अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता है, अपने उस प्रिपरेशन लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और आप बीच बीच में आते रहिए। आज मुलाकात नहीं हुई सर से, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि अगर सर मिल जाएंगे ना, तो ऐसे पैर पे ना वो दंडवत प्रणाम जो कहते हैं वो कर लूँगा, लेकिन मिल ही नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा पहले से आप बता के आइएगा, ठीक है, तो हम ज़रूर आपकी मीटिंग सर से करेंगे। आप थोड़ा सा पहले आते सर, यहीं पे थे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर ने वेट किया। अच्छा, देखो सर ने वेट किया था पता चलने के बाद, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि मतलब वो यहाँ पे इतना, मतलब अभी उनका इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी उन्होंने आपके लिए वेट किया। आज नहीं हुई तो फिर कभी मुलाकात करें, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर नए कैंपस में आना, नेक्स्ट ट्यूसडे यस नए कैंपस में आना। क्या बात है, सर की तरफ से इनविटेशन मिल गया है भाई। हाँ जी मैम, तो नेक्स्ट ट्यूसडे आना है, ठीक है। ओके। और ऐसी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। ये रियली ये मेंटरशिप की ताकत होती है, और सच में विश्वास दिलाना, विश्वास को पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। और दूर बैठे बैठे बच्चे जब मतलब इतना विश्वास करके जब फॉलो कर रहे हैं, सोचिए, एक होता है कि डिसिप्लिन बोला जाए आपको कि इस डिसिप्लिन में रहना है, ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। एक आप इतने पक्का, मतलब आपका विश्वास हो चुका है कि खुद से खुद डिसिप्लिन में आ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी चीज है। जब आत्मनियंत्रण हो जाता है ना, तभी आप सक्सेसफुल होते हो, सफलता तभी मिलेगी। कोई दूसरा बार बार आप आके आपको बोलेगी ये करो वो करो, ठीक है, तो वो चीज़ें तब तक काम करेंगे जब तक आप उसे ग्रहण करोगे। तो ग्रहण करना ज़रूरी है उस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। अभी ये प्लानिंग समझ में आ गई, सेल्फ स्टडी प्लान समझ आ गया, ठीक है, तो इसी को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। और मैं सब कुछ बच्चों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, भूख लग रही है किसको? अभी ले जाओ आगे। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, संजय ने इतनी मेहनत की है, उसने पूरे वो पैकेट्स खोल के सारी बुक्स निकाली हैं, यहाँ तक रख कर गए हैं बेचारे की मेहनत। अब वापस से इनको पैक करेगा, है ना, शिफ्टिंग होगी, फिर वहाँ ले जाना पड़ेगा। अभी डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। हाँ, तो बुला लीजिए, कुछ हिंदी कुछ देते टाइम एक दो चीज़ों को देते रहोगे, मतलब जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप स्टेज पर बुला लीजिए और दे देंगे। बुक्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो क्या है बुक्स और ये सेल्फ स्टडी प्लान। हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? अमित और नहीं संजय अभी को बुला ले। नहीं अभी 2 को कर देते, 2-3 को, उसके बाद हम जैसे रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा तो हम दे देंगे सबको आराम से। फिर भी रिकॉर्डिंग ये बच्चे तो चाहते नहीं है कि यूट्यूब पे जाए। तो स्टेज पे बुला रहे हैं ना बच्चों को, बुक देते हुए बस। ठीक। अच्छा चलो एक थोड़ा सा कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के लिए जब बोलो पूछोगे ना तब बताऊंगी। चल रही? हाँ अच्छा बंद कर दो। अभी ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इफ़ यू डोंट मैटर मतलब डोंट फील बैड, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दे वांट कि आप लोग आए यहाँ हम बुक्स लें, ठीक है, विद हाँ अब एक मिनट थोड़ा बच्चों से सेटलमेंट कर लो, विद जो सेल्फ स्टडी प्लान वो और बुक। सो इफ़ यू डोंट माइंड, हिंदी वाले आ जाओ। ठीक है। अच्छा अच्छा बेटे आप थोड़े तो ये 75 डेज है ना, पूरा करना है। और सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे स्टडी प्लान मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको पूरा करना है, ठीक है? पक्की बात है? ठीक है ठीक है। अरे बस 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 आओ इंग्लिश मीडियम के लिए ये लो, ठीक है? 75 डेज, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चले बस बेटे बस, अरे ये सब ठीक है। अच्छा आ जाइए कोई, आओ। हाँ तो देखो ये किसी दूसरे जन्म से कम नहीं है, ये है ना? आप अब जो बनने वाले हो ना उसकी शुरुआत है ये, ठीक है? उसका डेडिकेशन है, ये संकल्प है उसका। 75 डेज स्टडी प्लान, इसको रख लेना है, संभाल बस बस बस, ठीक है? हाँ अब हाँ आपका मैसेज मिला था मुझे, आइए आइए। आपका इंग्लिश मीडियम है ना? आप तो इम्प्रूव कर रहे हो, आपका मैसेज मिला था मुझे, अच्छा लगा मुझे आपका मैसेज देखा मैंने, अच्छा लगा। देखो अपनी कुछ कमियां हैं तो हमें पता होंगी तभी तो सुधार होगा। आपने उसको रियलाइज़ किया कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो आई एम विद यू, इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है? और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? चलो थैंक यू, बस थैंक यू, ठीक है? चलो अब ये आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। और काजल ने मुझे बोला था कि मैम मैं धीरे से कोऑर्डिनेशन के बहाने पीछे क्लास में आके खड़ी हो जाया करूँगी, आप माइंड मत करिएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही मुझे भी आपसे हिस्ट्री पढ़ना है। ये मेरी हिस्ट्री बहुत खराब है तो इसलिए डोंट वरी, मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो भी कहते हैं ना कि मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है? वो भी हिस्ट्री पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है, ठीक है? और देखो काजल बहुत मेहनत करती है, सीरियसली, मतलब मैं सीरियसली मेरे लिए एक क्लैपिंग आपकी साइड से। एक मिनट, इनको मेरी तरफ से क्लैप, सीरियसली। मतलब अभी जितने स्टूडेंट है ना, हर स्टूडेंट को डील करना
क्या प्रॉब्लम है, सीधे पहला कॉल काजल के पास जाता है एंड शी मैनेजेस वेरी वेल। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है काजल का, सीरियसली, ठीक है, सीरियसली। सुबह से शाम तक। और एक दिन मुझे बोल रही थी कि मैम मेरा फ़ोन 24 घंटे में कभी बंद नहीं रह पाता, ठीक है। तो 24 घंटे जैसे कहते हैं ना, अलर्ट रहना, हर किसी को अटेंड करना, स्टूडेंट्स को भी डील करना, फैकल्टीज़ को भी डील करना, पूरा कोऑर्डिनेट करना, क्या मटेरियल कब जाना है। एक दिन तो मतलब इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए थे डिस्ट्रीब्यूट। सर ने 10 दिन बाद पूछा काजल से कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो शी वाज लाइक सर डिस्ट्रीब्यूट, सर समझे नहीं हुए। कह रहे क्या हुआ, 10 दिन हो गए, बच्चे वेट कर रहे होंगे, मटेरियल इतना 10 दिन डिले कर दिया तुमने। बेचारे को थोड़ी सी डांट पड़ी, है ना, थोड़ा शी वाज वेरी अपसेट। कैबिन से निकल के यहाँ पे ऑफिस में आती कह रही मैम मुझे ऐसा याद है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। तो इतना वर्कलोड है इसके ऊपर, और उसके बाद भी बहुत अच्छा काम करती है। और मतलब जब हॉस्टल जाना होता है ना, शी ऑलवेज रेडी कि चलिए मैम आपके साथ चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं, ठीक है। और ये समझ लीजिए सबसे लेट अगर घर पहुंचते हैं ना, तो ओजांग सर सबसे लेट पहुंचते हैं, या फिर पूजा मैडम या काजल, ठीक है, ये 3 लोग घर सबसे लेट पहुंचते हैं। शी इज वेरी डेडिकेटेड। शान आप ठीक है, देखो ये होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की पावर होती है। सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं, ठीक है, तभी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना। बिना शान के बिना भी कोई शान है क्या? नहीं है ना। हमारे अब देखो ये कहते हैं ना कि मूवमेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। 1 साल बाद हम फिर ऐसे याद कर रहे होते कि हमने इतना अच्छा पढ़ाई की थी। अब बच्चे सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद आप कहोगे कि अरे हम क्लास में कैसे बैठते थे, हम कितने नर्वस होते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो शान पता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। जब आप IAS बन जाओगे उसके बाद कभी आ गया किसी के अंदर थोड़ा सा एरोगेंस एटीट्यूड आ गया कि मैं तो मतलब या तो शान फिर कहेगा इधर आओ, मैं दिखाता हूँ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा यहीं से आया है, तो ज़्यादा नहीं बनो, ठीक है। पहले ऐसे ही दिखा करते थे तुम। हाँ, क्या बात है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड बनना है ना। सबकी सबसे सक्सेस स्टोरी आप ही रिकॉर्ड करोगे। अमित सर की बारी। अमित सर, अरे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपकी मेंटरशिप के लिए, ठीक है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझाते हैं ना। देखिए ऐसे कर लीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब जी थोड़ा मेंटरशिप में बच्चों को समझा दीजिए। किस चीज़ का? मतलब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए वैसा। पिछले 1 महीना में तो काफ़ी सुधार हुआ इन लोगों में। पहले जब ये लोग आए थे तो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम केस आ रहा था, ओवर थिंकिंग। तो हम लोग भी सोचते थे कि वो ओवर थिंकिंग ये अभी से ही क्यों। तो काफ़ी बच्चों से बात हुई, तो इनको बताया गया कि एग्ज़ाम कल नहीं है, डेली ग्रोथ करना है अपने आप में, और 26 मई को एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, कल के लिए नहीं। तो पिछले 2 महीना में इन लोगों में काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और 2 महीना में मुखर्जी नगर में काफ़ी दिनों रहने का अनुभव है मुझे। 6-6 साल में लोग आंसर नहीं लिख पाते हैं, बुजुर्ग हो जाने के बाद भी आंसर नहीं लिख पाते हैं। पहली बार जब मेंस देने जाते हैं, पीटी पास करने के बाद पूछते हैं लिखना क्या है। सच बात है ये सच्चाई है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखा हुआ है, कई बसंत देख चुके हैं हम यूपीएससी में। तो आप लोगों ने जो 2 महीना में अचीव किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, संस्थान के लिए भी, आपके लिए भी, और सर और मैम के अंडर में जो आप लोगों ने 2 महीना में काम किया है
और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग अब कम हो गया है। इतना ना सिलेबस का बोझ हो गया है कि ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गया है। अब सोचने का भी समय नहीं है। तो नए जगह हम लोग जाएंगे तो और अच्छे से काम करेंगे। नए जगह जाएंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करेंगे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और यहाँ पे मैं तो बोलता ही हूँ कि सर हैं या बाकी हम लोग फ्रेंड्स की तरह कुछ भी बोल सकते हैं। सर से मैम से बहुत चीज़ें लड़के लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों से तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब कुछ भी जो मन में डाउट हो पूछ लीजिए। अब मैम से आप लोग शर्मा सकते हैं, ओजांग सर से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं शेयर कर सकते हैं। एक थोड़ा सा गैप है, एज गैप है और नॉलेज गैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग के साथ वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग तो साथ हैं ही। थैंक यू। मतलब ये है कि बिना मेंटरशिप के और बिना सही स्ट्रेटजी के सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैकल्टीज अपना काम करती हैं, पढ़ा देती हैं, समझा देती हैं चीज़ों को, उसके बाद कब किस टाइम पे टेस्ट लेना है, कब आपका मटेरियल आपके पास जाना है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये सच बात है, शुरुआत में जब आपकी डायरी आती थी ना तो दिखाया करते थे हमें जी, कहते थे कि मैम देखिए इसका क्या करें, कह रहे हैं घर की याद आ रही है है ना, ओवर थिंकिंग हो रही, रात में नींद नहीं आ रही, ठीक है, घर के खाने की याद आ रही है, अब मैम इसका कैसे समाधान किया जाए। फिर धीरे धीरे काउंसलिंग के थ्रू 1 by 1 है ना, 1-to-1 काउंसलिंग आप लोगों की हुई, तो वो काउंसलिंग ने और मतलब काफ़ी कुछ चेंज, अमित सर खुद बोलते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज। और हरिकिशन सर जो हैं, ठीक है, तो वो भी इस चीज़ की वो और भी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर। उन्होंने तो पूरी लिस्ट कैटेगराइज कर ली, उन्होंने कहा कि ये वो हैं जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज बार बार आते हैं, ये वो हैं जिनको खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उन्होंने तो ऐसे इस तरीके से कैटेगरीज बना ली सबकी, ताकि उस हिसाब से डील किया जाए, ताकि फिर एक रिपोर्ट हमारे पास तैयार हो कि एक बच्चा 10 दिन लगातार इस टाइप की इश्यूज़ लिख रहा था, धीरे धीरे वो इश्यूज़ उसने मेंशन करने कम कर दिए, इसका मतलब अब उसका ध्यान दूसरी तरफ पढ़ाई कर रहा है। वो आपकी जो डायरी होती है ना, कुंडली होती है वो आपकी, तो उसमें जो लिख रहे हो आप, वो ये समझा देता है कि आपका फोकस अब कहाँ जा रहा है। हमारे पास प्रॉपर उसकी पूरी रिकॉर्ड बनती है, पूरी शीट हर रोज़ की बनती है आपके नाम के साथ कि हाँ आज इनकी डायरी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। चलो ठीक है, हरिकिशन जी आ गए, तो एक बार तो उनके लिए आइए आइए आइए। आपकी मेंटरशिप के लिए, ठीक है, सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और देखो 2 महीने से अमित जी मतलब इस काम में लगे हुए थे। अमित जी बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, 2 महीने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। हरिकिशन जी ने भी कम टाइम में बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है, और आपकी डायरी की वजह से, आपकी डायरी ही सब कुछ है, ठीक है, वही सब कुछ डायरी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आप किस तरफ जा रहे हैं आप, और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ अब सही ट्रैक पे चल रहा है बच्चा। वो बहुत ज़रूरी है। देखो सिर्फ सिलेबस बच्चा कवर करता जाए और बैक ऑफ द माइंड उसकी टेंशन चलती जा रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई पूरी नहीं समझी जाती। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही तो सब कुछ नहीं होता ना, एग्ज़ाम क्रैक करना सब कुछ होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उस बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। और वो सब हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपकी डायरी के थ्रू आपको एनालाइज करके आपकी प्रॉब्लम्स हम तक समझा रहे कि किस तरीके का माहौल है बच्चों का, ठीक है, कितना इम्प्रूवमेंट है। और कई बार तो 1-to-1 खुद से ही वो डील करते हैं, है ना। तो सबके लिए, हमारे सारे मेंटर्स के लिए, हमारी काजल मैम के सही बात है, डॉक्टर नहीं इलाज, सही बात है। डायरी जिसके हाथ में होगी मतलब उसे सब पता रहेगा आपके बारे में, ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अभी में इनके एक्शन और थॉट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा देखो एक बात आई है अभी कि इन बच्चों के एक्शंस और थॉट मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोग
बहुत हाई लेवल की बातें करते हैं पर डायरी में वो थॉट नहीं आते हैं, हाँ तो ये आगे से खुद ही ध्यान रखे अपना। अच्छा, नहीं, नाम तुम्हें इनको तो पता है? specifically बोला। देखो उनको इनको सबके बारे में पता होगा, उन्होंने नाम सही तो पूरे नाम के साथ मेंशन कर लिया होगा, शीट में फिल कर दिया होगा, एंट्री डाल दी होगी, मैंने लिख दिया है। लिख दिया ना, ये राइट। और प्रवीण सर आ गए क्या? प्रवीण सर आ गए हैं? हाँ भेजिए अगर आ गया तो। फिर तो फिर लेट आएंगे। चलो ठीक है, तो आप लोग जाइए खाना खाइए। अच्छा आ जाइए, आपको एक इंग्लिश मीडियम वाला वो दे दीजिए सर। हाँ मेरे हाथ से लाओ। मैम हिंदी ठीक है, 75 डेज डेडिकेशन के साथ, ठीक है, वेरी गुड। मैम हिंदी का हिंदी ये देखिए संजय कहेगा मैम मैंने चाय बनाई, आपने चाय नहीं पी, मैं उधर हिंदी वाला रखा था, अब और कोई बात मैम हिंदी हिंदी अकेले बॉटम गिरा दिया क्या? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है। अब वो इधर ले आइए। चलो हिंदी मीडियम, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अच्छे अच्छे से प्रिपेयर करना है, मन लगा के पढ़ना है, बस ठीक है। ठीक है, अब ये ले लीजिए आप सभी हिंदी। आप काजल लेके आइए, शान इसको कर देते हैं बंद। अब मुझे फटाफट ये देते रहो, मैं ऐसे तो क्या? हाँ जल्दी ज्ञान तो बेटा ऐसे लिया जाता है ना, कह रहा हूँ। फिर आप दक्षिणा देंगी, गुरु दक्षिणा, सफलता आप अपनी सफलता आप गुरु दक्षिणा में देंगे। थैंक यू वेरी ठीक मच है, मैडम। बस ये लड़की बड़ी शैतान है ये। हाँ, और मैम और कुछ ज्ञान थोड़ा बताएंगे? क्या अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे हो। आइए ठीक है, जल्दी जल्दी, थैंक यू। अरे बेटा बस 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 पैर, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश किसका है? इंग्लिश है ना आपका? इंग्लिश है, यस। हाँ तो इंग्लिश है। अरे पैर पैर नहीं, बस बस आशीर्वाद मेरा ऐसे ही आप लोगों के साथ, ठीक है। हिंदी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ मुझे मैंने बर्थडे के सारे गिफ्ट्स देखे, बहुत। मैं स्पीचलेस, मैं सच में स्पीचलेस हूँ, सीरियसली मैं सच में स्पीचलेस हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। लाओ लाइए लाइए काजल, अच्छे से पढ़। ओ बेटा सॉरी सॉरी, लाओ मैम ये कैसे खड़े होके लेनी है? ठीक है। गलत मिल लीजिए मैम, हमें भी लाइन में किसने दी? ये लो अभी आपके पास, ठीक है। आपका ये लो हिंदी। अरे बस ये लो भाई, पढ़ना है अच्छे से, मन लगा। और क्या बात है। हाँ क्या बात, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल से फिर कलेक्टर भी बनो। हाँ डन, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना, बस बस। मैम इंग्लिश ले लिया, ये लीजिए। बस बस बस, मैं तो थैंक यू।
इंग्लिश। थैंक यू, मन लगा के पढ़ना, ठीक है। चलो इंग्लिश आपका लेक्चर पैन, यस ये लीजिए, पढ़ाई करनी है इसकी 75 डेज, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स ये नहीं ये मैं मम्मी के संस्कार मिला है बचपन से कि साथ स्टार्ट कब से करें? जिस दिन से पहला लेक्चर शुरू होगा उस दिन से, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़ना, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछ सकते, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। हो गया, इंग्लिश मिल गई सबको? ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा बस 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 बस, ठीक है। सबको मिल गई बुक्स? ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, खाना खाइए जल्दी जल्दी।